राम, जय श्री कृष्णा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब बढ़िया है? चलिए बहुत बढ़िया। आप बढ़िया हैं जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। इस बात की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। यस। ओके दिव्या, किरण, तनिषा, आदर्श, रोशन, वीडियो ब्लर, मैं यहाँ पे से कुछ इशू होगा। निशान, संयम, वीडियो ब्लर है। हाय प्रिया, मैं मस्त हूँ। चलिए मैं रिफ्रेश करता हूँ। ब्लर है, वीडियो ब्लर। क्या अब वीडियो जिस बता सकी है क्लियर है। सर लैपटॉप फेक लो, नया लैपटॉप। अरे इधर जहर खाने को पैसा नहीं रहा बाबा, और लैपटॉप लाने को बोलता है। एकदम बढ़िया आदर्श, थैंक यू फॉर आस्किंग। बता दूंगा मैं कि आदर्श पूछ रहा था कैसी हो। ठीक है। एक बार क्या बोला, कुछ गया ऊपर। सर के पास, सर तुम ताना मार रहे हो क्या? नालायक ताना मार रहे हो। ये तो बात सर, आईफोन लेने के लिए पैसे, लैपटॉप दोनों मेरी चीजें। हद है। ऐसा थोड़ी है कि भैया तुमको देने की चीज के लिए मैंने मना किया। ये बात बिल्कुल मुझे गलत लगी। हमारे साथ सारे अजीब हैं। एक तो बहुत ज्यादा फेंकते हैं और एक अपनी इनकम नहीं बताते हैं। तो मैं फेंकने वालों में से हूँ। मैं फेंकता हूँ बेटा, बता। मैं बोलता हूँ मेरे पास वन प्लस है, वन प्लस की रिंगटोन डाउनलोड करके बैठा हूँ मैं। सर उंगली उंगली दिखाओ। हाँ ये लो भैया। तुम्हें सोचा होगा कि रिंग ये तो चांदी की रिंग है। चांदी की है। 5-7 सौ की नॉर्मल आदमी बेटा, गरीब आदमी। दोनों हाथ ऊपर करो ना कैमरे के सामने, वही कर दिए। देख बेचारा आदमी ने एंगेजमेंट अभी नहीं। अच्छा एंगेजमेंट का देख रहे थे, प्लैटिनम पे सिल्वर प्लेटिंग। बेचारा गरीब आदमी का मजाक उड़ाने। बेटा तुम लोगों को ब्लू लेवल के नाम पे जो पेरिस की ट्रिप का कूपन मिला, तुम उनको बोलो ना वो अमीर हैं। भैया 3 लाख रुपए खर्चा किया उन्होंने एक ट्रिप का। अब भैया एक साधारण इंसान की आईटी ग्रेजुएट की एनुअल इनकम है। अब तुम्हें लगता है 5 रुपए की चाय पत्ती पर सबको मिला होगा? वो क्या बात करते हो भाई। चिंता मत करो, सब दिखेगा रिंग जल्दी। हाँ चाय पत्ती में निकला था बिल्कुल, वो भी 5 रुपए वाले बेटा, रेड लेबल। चलो शुरू करते हैं जी। सर कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। तुम कैसे हो? तुम भी बढ़िया हो सर। आप भी मैसेज स्किप कर रहे हो। हाँ वो अभी क्या है ना, फेंकने की आदत हो गई हमको, जंप मारने की भी आदत है। आज कौन सी आत्मा आई है? आज तो इंस्पायर डिजिटल क्लास आ रही हमारा और बस। बहुत चैट है तुम्हारी। हाँ हाँ, इधर किधर गए हम, इस तरह है, हाँ सर क्लास हो गई है, नहीं पता होता तो बात ही क्या थी। तुम नाम पता है, जानते हो तो भेज दो। हावले बच्चों ध्यान दो रे। आज तो यह हाय है, जरा स्टार्ट किया वो कुछ नहीं। आइए चलिए शुरू करते हैं। बेटा हम लोगों ने ना कल स्टार्ट किया था चैप्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैंने कल आप लोगों को कॉस्ट ऑफ डेट सिखाया था इररिडीमेबल। ठीक है। फॉर्मूला था इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, और दूसरा सिखाया था कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स प्लस आरबी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन। एक सेकंड। डिवाइडेड बाय द होल डिवाइडेड बाय आरबी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। इस मेथड को क्या बोलते हैं बेटा? इस मेथड को बोलते हैं एप्रोक्सीमेशन मेथड। एप्रोक्सीमेशन मेथड। दूसरा मेथड चैप्टर नंबर 7 पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आएगा। फाइन डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एनपी का मतलब होता है नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड यानी कट पीट के मेरे पास कितना पैसा आया। नेट प्रोसीड की जगह कई बार सीएमपी भी यूज करते हैं। याद रखना नेट प्रोसीड निकालते टाइम आप लोगों को अगर ब्रोकरेज माइनस करना है तो ब्रोकरेज आप माइनस करेंगे। लेट्स से आप लोगों का इशू प्राइस है 115, अब ब्रोकरेज 2% देगा तो 2% ऑफ फेस वैल्यू आप माइनस करेंगे 130। नेक्स्ट अगर आपको क्वेश्चन बोलता है रिडम्पशन होने वाला है 5 साल बाद 7 साल बाद, पर बताया नहीं है कितने में, तो आप आरबी को कितना मान लेंगे? एफबी मान लेंगे इफ इट इज नॉट गिवन। सो वी हैव सॉल्व्ड सफिशिएंट क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर पैराबोला। इतना सफिशिएंट है, सफिशिएंट है बेटा। अभी हमें जो क्वेश्चन आते हैं कंसोलिडेटेड क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ उसके अंदर एडी नहीं पूछते, केपी केई केआर डब्ल्यूसीसी पूरा एक बड़ा कंसोलिडेटेड क्वेश्चन आएगा और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे बचेगा। तो भाई ये हो गया, हमने कॉस्ट ऑफ डेट निकालना सीख लिया। अगला लिखिए बेटा कॉस्ट ऑफ। नेक्स्ट लिखिए बेटा कॉस्ट ऑफ टर्म लोन। टर्म लोन बेटा, टर्म लोन, पहले टर्म लोन की बात करते हैं। बुक में नहीं दिया है पर क्वेश्चन आता है। तो कॉस्ट ऑफ टर्म लोन बिल्कुल सेम मेथोडोलॉजी पर जाएंगे हम लोग। बेटा डेट भी एक प्रकार का लोन है, लोन भी एक प्रकार का डेट है। तो जो फॉर्मूला वहां पर लगाया था वो फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, टर्म लोन यानी कि आप लोन लेते हैं। आपने अगर बैंक से 5 करोड़ का लोन लिया, 10 करोड़ का लोन लिया, क्या वो आपको फ्री में देगा? क्या वो आपको फ्री में लोन देगा? नहीं बेटा, वो क्या चार्ज करेगा आपसे? क्या चार्ज करेगा? आर दी गोइंग टू चार्ज इंटरेस्ट। तो भैया क्या मैं कह सकता हूं इंटरेस्ट मेरे लिए कॉस्ट, इंटरेस्ट मेरे लिए कॉस्ट है। बट आप सभी जानते हैं जैसे डेट के केस में मुझे इंटरेस्ट टैक्स शीट टैक्स बेनिफिट मिलता था, सेम टर्म लोन के केस में भी बेटा मेरे को टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो यहां पर भी इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स हो गया। ठीक है।
बेटा कोई भी टर्म लोन परपेचुअल नहीं रहता है, हर एक टर्म लोन रीपेबल रहता है, यानी कि हर एक टर्म लोन को आपको चुकाना ही पड़ता है, एट एनी कॉस्ट आपको उसको रिडीम करना ही पड़ता है। आप कोई भी लोन ले लो बेटा, ईएमआई तय हो जाती है, ईएमआई में एक पोर्शन इंटरेस्ट जाता है और बचा हुआ पोर्शन आपका लोन अमोर्टाइज होता है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं हर बार टर्म लोन रिडीम होगा, राइट? पर एक खासियत है टर्म लोन की, क्या? जितने में आप जितने अमाउंट का आपने टर्म लोन लिया है, जितना आपका नेट प्रोसीड है, उतना ही आपको रिडीम करना पड़ता है। बेटा लोन के केस में इट इज नॉट लाइक एनी अदर सिक्योरिटी, इट इज नॉर्मल ट्रांजैक्शन, आपने 5 करोड़ लिया, आपको 5 करोड़ लौटाना है इंटरेस्ट को छोड़ के। तो बेटा टर्म लोन के केस में आरबी और एनपी हमेशा सेम रहता है, आरबी और एनपी हमेशा सेम रहता है। तो अगर मैं फॉर्मूले में आरबी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एनपी करूं तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। तो होल डिवाइडेड बाय आरबी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 करूं, ये दोनों इक्वल है, दोनों को एक्स मान लो, एक्स ही आएगा। तो बेटा नीचे मेरे को सिर्फ एनपी लिखा हुआ भी चलेगा। तो टर्म लोन का कॉस्ट ऑफ टर्म लोन का फॉर्मूला सिर्फ इतना सा आएगा, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। सेम है, जस्ट लाइक इट इज लुकिंग लाइक इररिडीमेबल का फॉर्मूला, बट ये हर बार रिडीम होता है और रिडक्शन हमेशा सेम अमाउंट में होता है, इसलिए आरबी माइनस एनपी हमेशा सेम आता है। कहां लिख लीजिए, इसका डिनोशन नहीं लिखा है उन्होंने, मैंने इसका खुद डिनोशन बनाया है, ठीक है? इसका डिनोशन नहीं है। हाँ जी बेटा कर लीजिए उसको प्रिंट, हाँ इसको केटी से डिनोट किया है, लिख लीजिए। सर ये आरबी एनपी क्यों निकाल दिया? क्योंकि बेटा अगर तू 5 करोड़ का लोन ले रहा है तो तू रिडीम भी 5 करोड़ ही पे करेगा, तू ऐसा नहीं कि तू कम पे करेगा या तू ज्यादा पे करेगा, 5 करोड़ या 5 करोड़ ही लौटाएगा इंटरेस्ट को छोड़ के। तो आरबी और एनपी सेम आएगा, तो आरबी माइनस एनपी 0 और आरबी और एनपी सेम है तो उनका एवरेज भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है? टर्म लोन इज ऑलवेज रिडीमेबल बट आरबी इज इक्वल्स टू एनपी ऑलवेज, बस बाकी आप समझ जाएंगे। हाँ ये डिबेंचर के जैसा नहीं होगा। तो क्या पूछा है, तू मेरा एक्सप्लेनेशन सुना नहीं क्या? मैंने एक्सप्लेनेशन दिया तुझे, टर्म लोन और डिबेंचर सेम ही है, टर्म लोन बेसिकली बैंक से लिया जाता है, बता रहा है, ठीक है भैया, मैंने वो भी तो बताया, मतलब समझ गया। चलिए हो गया ये छोटा सा पार्ट था कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, हमने 2 टाइप की कॉस्ट निकालना सीखी। सर इस पे कोई क्वेश्चन जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हें किस चीज की जरूरत है, तुम्हें जरूरत है सीए डिग्री की और एक छुट्टी की और एक प्यार करने वाले व्यक्ति की और एक कार की और नींद से जागने की और पढ़ाई करने की। नेक्स्ट बेटा अब हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, प्रेफरेंस शेयर डिनोटेड बाय केपी। 3 वर्ड पड़ जाता है, ये बोल के 6 गिनवा दिए, यही तो बात है हमारी। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, चलिए मैं आप लोगों को कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला डिराइव खुद करवाता हूं, खुद डिराइव करेंगे रिडीमेबल का। बेटा मुझे केडी का फॉर्मूला बता सकते हो रिडीमेबल वाला? सर केडी का लिखना बता, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स प्लस आरबी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन द होल डिवाइडेड बाय आरबी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। ये तो केडी का फॉर्मूला लिख दिया, बिल्कुल से केडी का फॉर्मूला लिखा है। अब हम इसे मॉडिफाई करते हैं। बेटा आप सभी जानते हैं डेट के केस में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में क्या पे करना पड़ेगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ेगा, डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड। तो क्या मैं यहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड लिखूं उसका अमाउंट? अच्छा सुनना बेटा, इंटरेस्ट कहां पे डालते हो? इंटरेस्ट क्या हम पीएनएल में डालते हैं, और इंटरेस्ट डालने के बाद, इंटरेस्ट पीएनएल में डालने के बाद हम टैक्स लेस करते हैं, इसलिए उसका टैक्स बेनिफिट मिलता है। पर बेटा क्या प्रेफरेंस डिविडेंड पे टैक्स बेनिफिट मिलता है? नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अमाउंट है, बेटा ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड का चार्ज करने से टैक्स में कोई बचत नहीं होने वाली। इंटरेस्ट को पीएनएल में डेबिट करने से प्रॉफिट कम तो टैक्स कम हो जाता है, लेकिन बेटा अब ये नेट प्रॉफिट जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वहां से डिविडेंड पे होता है, टैक्स तो ऑलरेडी पे हो चुका है, तो यहां पर डिविडेंड का कोई टैक्स सेविंग नहीं होता है। सेकंडली जिन बच्चों को प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट याद है, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट गिव्स ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट गिव्स ईबीटी लेस टैक्स। अब जरा ध्यान देना, मैंने इंटरेस्ट लेस किया तो भैया मेरा ईबीटी कम हो गया, टैक्स कम हो गया, लेकिन बेटा इसके बाद मैंने जब पीडी माइनस किया उससे टैक्स में कोई इंपैक्ट नहीं आया। सो बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट अ टैक्स डिडक्टेबल आइटम, तो इंटरेस्ट की जगह आ जाएगा पीडी, 1 माइनस टैक्स नहीं आएगा। अब भैया देखिए मैं प्रेफरेंस शेयर, ध्यान से सुनना, 100 रुपए का इशू प्राइस मेरा है 100 रुपया, लेकिन ब्रोकरेज जो है वो 3% है, तो बताइए मेरा नेट प्रोसीड कितना हो जाएगा? विल माय नेट प्रोसीड बी 97? यस। हो सकता है बेटा मेरे को क्वेश्चन बोले आप रिडम्पशन 110 में कर रहे हो, पॉसिबल है। हो सकता है क्वेश्चन बोले लाइफ इज इक्वल टू 7 ईयर और रिडम्पशन वैल्यू नहीं दे रखी, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? फेस वैल्यू इज इक्वल टू रिडम्पशन वैल्यू। तो बाकी सारी चीजें सेम है, बाकी सारे रूल्स वगैरह सब कुछ सेम है, ए टू जी सारी चीजें सेम है। बेटा ब्रोकरेज इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, वो भी सेम है, एनपी की जगह सीएफ यूज करते हैं, वो भी सेम है, बस यहां पर इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स लेगा पीडी। रीजन बेटा डेट के केस में हम पे करते हैं इंटरेस्ट, वो टैक्स डिडक्टेबल है, यहां पर पे करते हैं पीडी जो कि टैक्स डिडक्टेबल नहीं है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। और अगर मान लो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इररिडीमेबल बोला, तो आप ही सोचिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस, अगर इररिडीमेबल तो लाइफ है नहीं, इररिडीमेबल तो लाइफ है नहीं, लाइफ नहीं है मतलब क्या बोल सकते हैं? इनफाइनाइट है बेटा लाइफ, तो ये नंबर इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा, आरबी माइनस एनपी इतना छोटा हो जाएगा कि नेगलिजिबल हो जाएगा, तो प्लस 0। और क्योंकि रिडम्पशन है नहीं तो आरबी है नहीं, तो एवरेज लेने की जरूरत नहीं है, रेस्ट एवरीथिंग सेम। एक सेकंड, नहीं रे बाबा, हो गया बच्चा? चलिए
तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। देखते हैं हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का कोई क्वेश्चन है क्या? कोई तैयार क्वेश्चन है हमारे पास, देख लेते हैं। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्या हम क्वेश्चन नंबर 3 करें? यस, ध्यान से देखना, क्वेश्चन रीड करने का तरीका सीख लो। अ कंपनी इशूड 40,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। तो कंपनी ने इशू कितने में किया बेटा? इशू प्राइस इज इक्वल टू 105। प्रेफरेंस डिविडेंड किस पे देना पड़ेगा? डिविडेंड इज ऑलवेज डिक्लेयर्ड ऑन द फेस वैल्यू बेटा, 105 पे नहीं, फेस वैल्यू पे। तो प्रेफरेंस डिविडेंड 12 रुपया हो जाएगा। रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर, तो लाइफ इज इक्वल टू 10 ईयर। रिडीमेबल आफ्टर 10 इयर्स एट 10 रुपीज प्रीमियम, 10 रुपीज प्रीमियम यानी रिडम्पशन वैल्यू 110 हो जाएगी। फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2 रुपीज, तो भैया इशू किया 105 में, फ्लोटेशन आप लोगों को लग रहा है 2 रुपया, तो भैया कट पीट के हाथ में नेट प्रोसीड कितना? 103। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो भैया फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरबी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय द होल डिवाइडेड बाय आरबी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। प्रेफरेंस डिविडेंड 12, रिडम्पशन वैल्यू 110 माइनस 103 डिवाइडेड बाय 10, द होल डिवाइडेड बाय 110 प्लस 103 डिवाइडेड बाय 2। टेल मी द आंसर। दो लोग अलग अलग आंसर बता रहे हैं वाइस में। 110 माइनस 103 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 12, ये आ जाएगा 12.7 डिवाइडेड बाय 110 प्लस 103 डिवाइडेड बाय 106.5, 12.7 डिवाइडेड बाय 106.5, 11.92%। फुल हो गया ठीक। सो दिस वाज सिंपल क्वेश्चन। ओके ओके, बढ़िया थी। How to find out value of debenture, preference share capital or equity when it is missing in question। ये एक क्वेश्चन है, ये मैं हर बार करवाता हूँ, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 ही होता है हमेशा, और ये रिसेंटली एग्जाम में आया, 10 मार्क्स के लिए आया बच्चों को, ठीक है। तो मैं क्या करता था, क्वेश्चन नहीं समझा देता था, बट सिंस इट केम फॉर 10 मार्क्स, मैं एक सेपरेट पॉइंट की तरह आपको सिखा रहा हूँ। तो मैं आपको एक नई चीज सिखाने जा रहा हूँ। ये बेसिकली एक छोटे से क्वेश्चन का छोटा सा पॉइंट है, बट वहां पे समझाऊंगा तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, इसलिए यहाँ पे समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। बेटा आप लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट एन्युटी सीखा? क्या है बेटा उसका फॉर्मूला? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट एन्युटी इज ए बाय आई। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट एन्युटी का फॉर्मूला होता है ए बाय आई। बेटा वेयर ए इज अमाउंट, आई इज द रेट, वेयर ए इज अमाउंट एंड आई इज रेट, ठीक है। मैं आपके सामने एक सिचुएशन पुट अप करता हूं, हमारी बुक की सिचुएशन है, ताकि आपको कंफर्टेबली क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। बुक का ही क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। ध्यान देना बेटा, एक डिबेंचर है, 15% इंटरेस्ट देता है, इसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज, मार्केट गिविंग 16% इंटरेस्ट ऑन सिमिलर डिबेंचर। सर क्या है इस क्वेश्चन में, हमको तो कुछ अलग विचित्र समझ में नहीं आया। बेटा देखो, मेरी कंपनी है ए लिमिटेड, आदित्य लिमिटेड, वो 15% के डिबेंचर ऑफर करे जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए, और बेटा मार्केट में 16% मिल रहा है। जस्ट टेल मी, इज माय डिबेंचर अट्रैक्टिव एज कंपेयर्ड टू मार्केट और अनअट्रैक्टिव? इट इज अनअट्रैक्टिव सर। निशांत रुक जा, अभी तू कुछ और तरीके से सुन। वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट एन्युटी डायरेक्ट तरीका है इसको समझने का, मैं दूसरा तरीका सिखा रहा हूं, दोनों तरीके बताऊंगा। इट हैज बिकम अनअट्रैक्टिव। सो बेटा मैं अगर इसके 100 रुपए में बेचने की कोशिश करूं तो कोई खरीदेगा नहीं, बराबर है, मानते हैं नहीं? बेटा मैं अगर इस डिबेंचर को जिसके ऊपर 15% इंटरेस्ट देता हूं, 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए बेचने की कोशिश करूंगा, कोई खरीदेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये 100 रुपए बेटर है कि मैं इन्वेस्ट कर दूं दूसरी कंपनी में, वहां मुझे 16% मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? बेटा मेरे को या तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, या तो डिस्काउंट पे सेल करना पड़ेगा, या तो मुझको डिस्काउंट पे सेल करना पड़ेगा, बराबर है? तभी तो इन्वेस्टर खरीदेगा, बराबर है कि नहीं? इन्वेस्टर तो तभी खरीदेगा ना बेटा। यस, ध्यान से देखना। तो मुझे ये डिबेंचर कितने में बेचना चाहिए? ये निकलेगा बेटा इस फॉर्मूले से, ए यानी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा आप जानते हैं इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, तो इंटरेस्ट का अमाउंट डिवाइडेड बाय मार्केट का रेट। क्या ये 93.75 आ जाएगा? यानी कि ये मेरा डिबेंचर 93.75 में बेच पाऊंगा। और आप देख सकते हैं मैं 15% इंटरेस्ट देता था, मार्केट 16% दे रहा था, माय डिबेंचर वाज ऑलरेडी अनअट्रैक्टिव। सिंस माय डिबेंचर वाज ऑलरेडी अनअट्रैक्टिव, आई शुड सेल इट एट अ डिस्काउंट एंड दिस शुड बी माय इशू प्राइस। सो व्हेनेवर इन क्वेश्चन इशू प्राइस इज एब्सेंट, हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। मैं और तरीका आपको सिखाता हूं। पहले ये देखना बेटा, तो बताइए ये कितने रुपए में डिबेंचर बेचेगा? रोशन कितने रुपए में डिबेंचर बेचेगा? 93.75 में डिबेंचर सेल करेगा, ठीक है। तो भैया मैं आदित्य शर्मा 93.75 में डिबेंचर सेल करूंगा, ठीक है। इंटरेस्ट तुमको कितना मिलेगा? सर इंटरेस्ट तो हमेशा 15 रुपीज मिलेगा, 15% ऑफ फेस वैल्यू। तो जरा ध्यान देना, 15 रुपीज मिलेगा आपको 93.75 लगा के, बेटा क्या आपको बराबर 16% रिटर्न मिल जाएगा? तो बेटा मैंने क्या किया, क्योंकि मैं कम इंटरेस्ट दे रहा था, 16 रुपए की जगह 15 रुपए ऑफर कर रहा था, मैंने डिस्काउंट ऑफर कर दिया। डिस्काउंट कुछ इस प्रकार से ऑफर किया कि ऑलरेडी मार्केट रेट बन जाएगा। जरा ध्यान देना बेटा, मुझे बताइए अगर मेरा
डिवेंचर 17% इंटरेस्ट दे रहा है, मेरा डिवेंचर 17% इंटरेस्ट दे रहा है, तो बेटा मैंने क्या किया, क्योंकि मैं कम इंटरेस्ट दे रहा था, 16 रुपए की जगह 15 रुपए ऑफर कर रहा था, मैंने डिस्काउंट ऑफर कर दिया। डिस्काउंट कुछ इस प्रकार से ऑफर किया कि ऑलरेडी मार्केट रेट बन जाएगा। जरा ध्यान दे बेटा, मुझे बताइए अगर मेरा डिवेंचर 17% इंटरेस्ट दे रहा है, मेरा डिवेंचर 17% इंटरेस्ट दे रहा है, मेरा डिवेंचर अट्रैक्टिव है या अनअट्रैक्टिव है? इट इज वेरी मच अट्रैक्टिव बेटा, इट इज वेरी मच अट्रैक्टिव, एंड सिंस माय डिवेंचर इज वेरी मच अट्रैक्टिव, मुझे इसको प्रीमियम पे बेचना चाहिए। कितने पे बेचना चाहिए? वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ए 17 रुपीस बाय आई मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई शुड सेल इट एट 106.25। अब देखना इन्वेस्टर को हर बार 17 रुपए मिलेंगे और उसने लगाए 106.25, बेटा बराबर उसको 16% का रिटर्न पहुंच जाएगा। समझ रहे? तो अगर देखो क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है, मुझे बताया नहीं इशू प्राइस कितना, मैं निकाल सकता हूं। अब जरा ध्यान देना, मार्केट 16% दे रहा है, मैं भी 16% दे रहा हूं, सो एम आई अट्रैक्टिव अनअट्रैक्टिव? फेस वैल्यू 100 रुपए में रखिए, मार्केट में सेम चीज के लिए, सेम टाइप के डिवेंचर के लिए 16% बिक रहा है, इसे क्लियर हो गया कि तुम्हारा डिवेंचर 100 में तो बिकेगा नहीं, तो कितने में बिकेगा? ए बाय आई, निकाल के बता दिया, प्रूव करके बता दिया। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तुमने मैथमेटिक्स में सीखा था, प्रेजेंट वैल्यू चैप्टर में टीवीएम पे, ठीक है? सो इफ इन केस क्वेश्चन कम्स लाइक दिस, आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। अब समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट है? डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने पहले प्रूफ किया और फिर बाद में सॉल्व करके बताया, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सर बाकी था लिखना, ओके। ये मत लिखना, इसी के नीचे जस्ट हम क्वेश्चन लिखेंगे ना, 4.4 4.3 जो भी है। इनफाइनाइट एन्युटी, बेटा इनफाइनाइट एन्युटी मतलब देखो, अगर मैं 16 रुपए जीवन भर देते जाऊं तो बेटा उसकी वैल्यू कितनी है? तो तू बोलेगा 16 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी नहीं, टाइम वैल्यू के हिसाब से उसकी वैल्यू गिरेगी। तो एक्चुअली उसकी वैल्यू कितनी होती है वो बता रहे हैं। ये जब मैं आपको चैप्टर करवाऊंगा ना, कैपिटल बजटिंग में प्रूव करके बताऊंगा। अगर मैं आपको 1000 रुपए भी रोज देता हूं, 1000 रुपए भी हर साल देता हूं, इंफिनिटी तक बेटा, ठीक है? अगली बार उल्का पेड़ गिरने तक बेटा, मेटेरोइड गिरने तक मैं तुमको देते जाता हूं, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है एग्जैक्टली बताई जा सकती है, ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू सैक्रिफाइस, व्हिच इज बेसिकली द कांसेप्ट ऑफ डिस्काउंटिंग। सर है तो हमें फिक्र। चलिए अगला क्वेश्चन। सर आज ए ने बी को 100 दिए तो फ्यूचर में उसकी वैल्यू कम होगी? बिल्कुल यस, कम होगी, और वो मैं सिखाऊंगा। हमारे पास पेन है, हमारे पास कॉन्सेप्ट है, हम कुछ भी प्रूव कर सकते हैं। चलिए ओके, पढ़े। अ कंपनी इशूड 10,000 15% कन्वर्टिबल डिबेंचर। ओ माय गॉड, कन्वर्टिबल डिबेंचर क्या होता है? कन्वर्टिबल डिबेंचर क्या होता है? सर कन्वर्टिबल डिबेंचर का मतलब होता है कि ये कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर में। द क्वेश्चन इज ऐसा क्यों किया जाता है? बहुत सिंपल है। लेट्स से मैंने इन्वेस्ट किया है डिबेंचर में, तो मैंने 100 रुपए दिए निधि को, निधि टेक दिस 100 रुपीस। निधि ने बोला सर ठीक है, मैं आपका पैसा 5 साल बाद लौटा दूंगी। मैं बोला बहुत बढ़िया निधि, पैसा लौटा दिया। अब भैया 5 साल तक इंटरेस्ट मैंने मस्त एंजॉय किया, लेकिन 5 साल हो गए बेटा। अब 5 साल बाद निधि की नियत डोल रही है, निधि की नियत नागिन से भी ज्यादा डोल रही है। निधि बोलती है यार ये 100 रुपए अगर मैंने सर को दे दिए, आई की लक्ष्मी जेब से चली जाएगी मेरे। तो क्या किया जाए कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो उसने क्या बोला, सर एक काम करो, रिडम्पशन तो करना है, तो एक काम करते हैं, मैं रिडम्पशन की जगह आपको इक्विटी शेयर दे देती हूं, आपके पास डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट की जगह इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, आप जब चाहे इसे मार्केट में किसी और को भी बेच सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है, ठीक है बराबर, तो उसकी जगह इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करें। कंपनी अपना कैपिटल इंटैक्ट, कैश को इंटैक्ट रखती है। तो भैया 15% कन्वर्टिबल डिबेंचर विद द मैच्योरिटी ऑफ 5 ईयर, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं बेटा इंटरेस्ट का अमाउंट कंपनी 15 रुपए देगी बेटा, लाइफ इज इक्वल्स टू 5 ईयर दे रखा है। At maturity, the debenture holder will have option to convert debenture into equity share in the ratio of 1:10. In the ratio of 1:10, मतलब एक डिबेंचर के बदले 10 इक्विटी मिलेंगे, नहीं 1:10 करें, एक डिबेंचर के बदले 10 इक्विटी मिलेंगे। समझ में आया? ओके। The market price of share is ₹12 and historically the growth rate are 5%. पढ़िए क्या बोल रहा है? The market price of the share is 12 and historically the growth rate is 5%. ठीक है। Find the cost of debenture assuming tax is equal to 35. Tax is equal to 35 दे रखा है। रिडम्पशन होगा लेकिन कितने में होगा ये नहीं बताया। रिडम्पशन होगा कितने में होगा ये नहीं बताया है। तो भैया मैं आरबी कितना मानूं? आरबी को मुझे मानना पड़ेगा 100। अब सवाल ये आता है कि भैया मेरे पास आरबी है, ठीक है? नहीं आई एम सो सॉरी, ठीक है बेटा, हमारे पास ना ही एनपी है ना ही आरबी है। वन इक्विटी शेयर फॉर एवरी 10 शेयर होल्ड। शेयर कहां है? डिबेंचर की बात हो रही है। 1 का 10 मतलब एक डिबेंचर के बदले जो तेरे पास 1 है उसके बदले 10 मिलेगा। एक डिबेंचर के बदले जो चीज तुम्हारे पास है उसके बदले क्या मिलेगा? जो चीज तुम्हारे पास है वो पहले, बाद में जो मिलने वाला है बाद में। तुम्हारे पास डिबेंचर है, ठीक है? खैर तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था बेटा क्वेश्चन, तो इंस्टीट्यूट ने अगली लाइन लिखकर भी दी, दैट इज 10 इक्विटी फॉर वन डिबेंचर। इंस्टीट्यूट ने लिखकर भी दी, मैं पेपर दिखाऊंगा तो तुमको समझ में आ जाएगा। इंस्टीट्यूट लिखकर दी खास करके, ठीक है? ध्यान से सुनो। आपको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालना है। अब समस्या देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास नेट प्रोसीड नहीं है, मेरे पास कट पिट के कितना पैसा आ रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि मेरे पास कोई जानकारी नहीं है मैं इसको 100 मान लूंगा नेट प्रोसीड, और मेरे पास रिडम्पशन की भी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए बच्चा इसको 100 मान लेगा, जो कि गलत है।
बेटा इस बार रिडम्पशन डायरेक्टली नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है, आपको रिडम्पशन का तरीका अलग दे रखा है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको एक डिवेंचर के बदले 10 इक्विटी देंगे, ठीक है, एक डिवेंचर के बदले 5 साल बाद देने वाले, राइट। आज उस एक इक्विटी की वैल्यू 12 रुपए है। ये बेटा ग्रो करेगा, क्या रेट से ग्रो करेगा? ये हर साल 5% से ग्रो करेगा, और बेटा 5 साल बाद इसकी कोई वैल्यू आ जाएगी। बताइए अगर हर साल 5% ग्रोथ अचीव करेगा तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? 12 प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%। क्या बेटा ये एक इक्विटी शेयर 15.315 का हो जाएगा उस टाइम पे? यस। और ऐसे आपको 10 इक्विटी मिलेंगे, तो क्या कुल मिला के कंपनी ने इनडायरेक्टली 153.15 पे रिडम्पशन करने की बात नहीं है। कंपनी बोल रही है भैया हम 5 साल बाद में 10 इक्विटी देंगे। आज शेयर 12 रुपए का है, हिस्टोरिकली 5% से ग्रो हो रहा है, तो एज पर आवर एस्टीमेट इट इज गोइंग टू बी रिडीम्ड एट 153.5 रुपीस, दैट इज 15.31 पर इक्विटी शेयर इनटू 10 शेयर। बेटा ये खास पॉइंट था इसमें, बाकी का तो हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये एक नया पॉइंट था, लिखते हैं अभी एक एक छोटे छोटे क्रिटिकल पॉइंट्स करवा रहा हूं मैं आपको। 53.15 का प्रीमियम। तो चलिए इस चीज को लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बहुत गर्मी है। वन 153.15 है ना? समझा? ओके, 1 घंटा 20 मिनट पता भी नहीं चलता यार। ओके, बेटा ये लिखना मत, सिर्फ देख लो क्वेश्चन नंबर 16 चलता है। ओके, बेटा ये लिखना मत, सिर्फ देख लो क्वेश्चन नंबर 16 में जब आएंगे तो देखेंगे। सिर्फ इतना लिखना, द कंपनी प्रपोजेस टू इशू 11 ईयर 15% डिवेंचर बट द यील्ड ऑन सिमिलर मैच्योरिटी एंड रिस्क क्लासेस 16%। बेटा यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पॉइंट लिख पाया था कि भैया देखो कंपनी प्रपोज कर रही है कि भैया 15% के डिवेंचर बेचें, पर सिमिलर डिवेंचर मार्केट में 16% में बिक रहे हैं। दैट मींस माय डिवेंचर हैज बिकम अनअट्रैक्टिव एंड सिंस इट हैज बिकम अनअट्रैक्टिव इट शुड बी सोल्ड एट अ डिस्काउंट। तो क्या वैल्यू यूज करेंगे? a by i, ठीक है, a by i दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 16%, 93.75। फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2%। अब ये 2% जो फ्लोटेशन कॉस्ट है ये किसमें से माइनस होगा? ये 93.75 का 2% माइनस होगा या फेस वैल्यू का? ये फेस वैल्यू का माइनस होगा। तो ये वाला पॉइंट तो मैंने आपको छोटा सा लिटरेचर लिखवाया था, वहां पे लिख दो क्वेश्चन नंबर 4.16 पॉइंट नंबर 4, वहां पे हम देख लेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल डिनोटेड बाय केई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज डिनोटेड बाय केई।
बेटा ये वाला जो फॉर्मूला है ना, देखना यहाँ पर आपको बहुत सारे मेथड्स देखने को मिलेंगे। कौन सा वाला कब यूज करना है, मैं आपको कुल मिला के बोलता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब इसके 10 फॉर्मूला है। नाउ वी आर गोइंग टू हैव 10 फॉर्मूलाज फॉर दिस। यूज कितना होता है, वो एक ही फॉर्मूला है, वो मॉडिफाई रीमॉडिफाई होकर कुल मिला के वापस से सेम ही बन जाता है। सो एक फॉर्मूला के 10 12 वेरिएंट्स बन जाते हैं। अरे कुछ भी नहीं है, एक ही याद रखने की, सबसे एक याद रखना पड़ता है, समझना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बेटा इसके अंदर ना 4 अप्रोचेस यूज होते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन फर्स्ट अप्रोच पर ही आते हैं, डिविडेंड प्राइस मॉडल पे। सो इसमें पहला अप्रोच है बेटा डिविडेंड प्राइस अप्रोच, डिविडेंड प्राइस अप्रोच। आप साथ साथ लिख भी सकते हैं या मैंने चार्ट बना के दिया वो भी कर सकते हैं, हाथ से लिखे हुए का फील आ रहा है। तो डिविडेंड प्राइस अप्रोच के अंदर पहले अप्रोच के अंदर पहली कैटेगरी आ रही है नो ग्रोथ मॉडल। नो ग्रोथ मॉडल, बेटा नो ग्रोथ मॉडल मतलब ऐसी कंपनी जिसके अंदर कोई भी ग्रोथ ही नहीं है, एक ऐसी कंपनी जो बिल्कुल स्टैग्नेंट है, जो पिछले साल भी सेम डिविडेंड दे रही थी, इस साल भी सेम डिविडेंड दे रही है, अगले साल भी सेम डिविडेंड देगी, हर साल सेम डिविडेंड देगी। ठीक है, अब बेटा मुझे बताना, अगर हम कॉस्ट ऑफ डेट का एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट का ये मत लिखना, कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स प्लस आरबी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय द होल डिवाइडेड बाय आरबी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। ये कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला जब रिडम्पशन होता है। बेटा मुझे बताइए, अगर मैं बात कर रहा हूं इक्विटी की, तो क्या इक्विटी के केस में इंटरेस्ट की जगह मैं डिविडेंड लिख सकता हूं, डिविडेंड लिख सकता हूं। जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं है, उसी तरीके से इक्विटी डिविडेंड पे भी आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं होता है बेटा। और आप सभी जानते हैं इक्विटी के केस में रिडम्पशन का कोई रूल नहीं है, इक्विटी परपेचुइटी तक चलता है, इक्विटी कैपिटल का यही सबसे बड़ा फीचर है, तो रिडम्पशन आना ही नहीं है। तो बेटा यहां पे तो कुछ भी नहीं आना है, नीचे नेट प्रोसीड आएगा, ये सुनो। तो बेटा फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यही सबसे बड़ा फीचर है, तो रिडम्पशन आना ही नहीं है। आप सभी जानते हैं इक्विटी के केस में रिडम्पशन का कोई रूल नहीं है, इक्विटी परपेचुइटी तरीके से इक्विटी डिविडेंड पे भी आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं होता है बेटा, डिविडेंड लिख सकता हूं। जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं है, उसी तरीके से ये सुनो। तो बेटा फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डी अपॉन P0। P0, P0 का मतलब क्या होता है, P प्राइस, 0 मतलब आज का दाम, P1 मतलब अगले साल, P2 मतलब 2 साल बाद, P3 मतलब 3 साल बाद। तो फॉर्मूला बन गया D0 अपॉन P0, भैया आज का दिया हुआ डिविडेंड अपॉन आज का दिया हुआ प्राइस। चलो पहला फॉर्मूला तैयार हो गया। डिविडेंड प्राइस अप्रोच के अंदर अगर आपकी ग्रोथ नहीं रहेगी तो फॉर्मूला है D0 अपॉन P0 इनटू 100। क्या यहां तक फॉर्मूला समझ में आया? तो पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला विथ ग्रोथ, यही फॉर्मूला 90% टाइम आप यूज करेंगे, 99% टाइम यूज करेंगे विथ ग्रोथ। ठीक है, क्या हम बढ़ेंगे ध्यान सुनो बेटा, जब भी आप इंटरेस्ट पे पैसा उठाते हो, डेट फंड उठाते हो, आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, यानी इस साल भी सेम, अगले साल भी सेम, उसके बाद भी सेम, उसके बाद भी सेम, उसके बाद भी सेम, हमेशा सेम इंटरेस्ट रहता है। पर बेटा मुझे बताइए, क्या इक्विटी के केस में इक्विटी शेयर होल्डर हमेशा डिविडेंड में ग्रोथ एक्सपेक्ट करेगा, क्योंकि उसका वेरिएबल कॉन्सेप्ट है। देखो वो चाहता है कि मैं अगर रिस्की कैपिटल हूं, मेरे अंदर बहुत रिस्क एसोसिएटेड है, तो एवरी ईयर आप मुझे ग्रोथ दिलाइए। ठीक है, तो भैया कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा, कंपनी आज उठाएगी पैसा P0, लेकिन उसे पैसा पे करना पड़ेगा, डिविडेंड पे करना पड़ेगा प्रपोज्ड नेक्स्ट ईयर वाला। ये समझेंगे पॉइंट, ये पॉइंट आपको समझना है बेटा। विद ग्रोथ में क्या है, अगर कंपनी हर साल आपको ग्रो करके दे रही है पैसा, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, सर आज का पैसा P0 उठाया, इसके ऊपर D1 पे करना पड़ेगा, व्हिच विल बी मोर देन करंट ईयर डिविडेंड, उसके बाद का इट विल बी फर्दर मोर, उसके बाद और ज्यादा। तो भैया अगर कंपनी आपको हर साल 10% ग्रोथ दे रही है, तो डिविडेंड तो हर साल बदलेगा, डिविडेंड तो हर साल बदलेगा बेटा। अब ये जो फॉर्मूला है, ये क्या बोलता है, पहले वाला फॉर्मूला बोलता है कोई ग्रोथ नहीं है, हमने 5 साल पहले 5 दिया था रुपए डिविडेंड, पिछले साल भी 5 दिया था, इस साल भी 5 देंगे, अगले साल भी 5 देंगे, उसके बाद भी 5 देंगे, तो हमारे लिए 5 रुपए कॉस्ट है जो पैसा हमने तुमसे उठाया उसके ऊपर, तो D0 अपॉन P0 into 100। बट बेटा अगर ग्रोथ मॉडल है, तो ग्रोथ मॉडल क्या बोलता है, D1 बेटा आपने पैसा उठाया 100 रुपए, लेकिन आप डिविडेंड कितना पे करने वाले हो, मैंने बोला पिछले साल तो 5 के थे, इस साल 6 करने वाले, तो आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 6% हो जाएगी। आगे बेटिंग में पॉइंट, लेकिन बेटा ये तो सिर्फ अगले साल की कहानी होगी, ये D1 कैसे निकालते हो तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन ये D1 तो सिर्फ अगले साल की कहानी होगी। सर उसके बाद के साल में आप 7 रुपए देंगे, उसके बाद 8 रुपए देंगे, उसके बाद 9 रुपए देंगे, उसके बाद 10 रुपए देंगे, सर ये तो कॉस्ट बढ़ती जाएगी। और ये वाले फॉर्मूले ने, ये वाले फॉर्मूले ने तो सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट ईयर कितनी कॉस्ट आएगी उसको फैक्टर इन किया है, मुझे तो परपेचुइटी की कॉस्ट चाहिए यहाँ पे। सुन ध्यान दो, सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान दो बेटा, हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। बेटा कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, ऊपर जो पे करते हैं डिवाइडेड बाय नीचे जो पैसा यूज किया। भैया मैंने आज एक इक्विटी इशू किया, तो आज जो दाम मुझे मिला है उसको लूंगा मैं यहाँ पे P0, मैंने जितने भी इशू किया आज बोलूंगा, और मुझे डिविडेंड पे करना पड़ेगा तो मैं ऊपर लूंगा D0। अभी तो D0 हटा दो, अभी तो सिर्फ D लिखो। क्या इतना फॉर्मूला क्लियर है तुम्हें, इक्विटी की कॉस्ट यही तो है, D अपॉन P into 100। सर यहाँ पे रिडम्पशन वाला फॉर्मूला कोई रिडम्पशन नहीं होता है, यहाँ पे 1 माइनस टैक्स डिडक्टेबल नहीं है इसी में। पर मुझे बताइए, इंटरेस्ट फिक्स रहता है, हर साल फिक्स रहता है, पर डिविडेंड फिक्स रहता है क्या, नहीं। हर साल इक्विटी शेयर होल्डर डिविडेंड में राइज एक्सपेक्ट करता है। तो मैंने क्या बोला, अगर मेरी कंपनी में ग्रोथ है तो शेयर होल्डर करंट डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं करेगा, उसको अगले साल ज्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा। बेटा अगले साल वो ज्यादा डिविडेंड मांगेगा, उसके ज्यादा डिविडेंड मांगने से मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो जो उसे अगले साल डिविडेंड देना वो लिख दिया अपॉन जो मैंने पैसा यूज किया इनटू 100। ये कब की कहानी है, जब ग्रोथ। लेकिन सवाल आता है, सर ये तो आपने अगले साल कॉस्ट बढ़ेगी, अगले साल का इंकॉर्पोरेट किया, उसके बाद के साल में तो और कॉस्ट बढ़ेगी। इस बार तो उसने 5 मांगा, अगले साल 6 मांग रहा है, फिर 7 मांगेगा, 8 मांगेगा, 9 मांगेगा, 10 मांगेगा, 11 मांगेगा, तो सर ये सारे फैक्टर्स को कैसे एवरेज आउट करें। ऐसे तो करते करते आगे बहुत ज्यादा कॉस्ट मांगेगा। वो तो आज मात्र समझो 50 रुपए दे रहा है एक शेयर के लिए, वो आज 2 रुपए डिविडेंड मांग रहा है, कल 3 मांगेगा, 4 मांगेगा, 5 मांगेगा, 6 मांगेगा, तो सर इसकी कॉस्ट निकालना तो असंभव है। तो ऐसे समय हम जीपी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जीपी के हिसाब से हम क्या बोलते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं D1 अपॉन P0 into 100 प्लस ग्रोथ रेट। मैं समझाता हूं, सिखाता हूं, बताता हूं। देखो बेटा पहले तो सीख लेते हैं D1 कैसे निकलता है। D1 यानी अगले साल का डिविडेंड।
वो निकलेगा अगर हम D0 को ग्रो करेंगे। अच्छा सर D2 कैसे निकलेगा? अगर हम D1 को ग्रो करेंगे। सर D5 कैसे निकलेगा? अगर हम D4 को ग्रो करेंगे। देखो सारी चीजें नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान दो। सर आज पैसा मिल रहा है, आज कितना डिविडेंड आएगा वो देखना चाहिए ना। बेटा मेरे को एक बात बता, बहुत अच्छा सवाल है तेरा। सर आज पैसा मिल रहा है, आज कितना डिविडेंड देना पड़ेगा उसकी बात कर, बहुत बढ़िया। अब तूने ये पैसा लिया है तो इसको लौटाने वाला है क्या? कभी नहीं लौटाएगा, तो इसको यूज करेगा, ठीक है। तो इस पैसे को यूज करेगा और तूने बोला सर मेरे को आज पैसा मिला है तो आज कितनी कॉस्ट है, चलो आज ही कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ आज के दिन की कैलकुलेट करते हैं। तूने आज के दिन के हिसाब से निकाल लिया रेट 15%। एक प्रोजेक्ट था बेटा, वो प्रोजेक्ट के अंदर गारंटीड रिटर्न मिलने वाला था 16% और तूने बोला बहुत बढ़िया, आज मेरी कॉस्ट है 15%, प्रोजेक्ट दे रहा है 16%, चलो कूद बढ़ते हैं। बेटा अगले साल ये 16% बन जाएगा और प्रोजेक्ट 16% ही दे रहा है, तो बोलेगा ठीक है चलो ब्रेक इवन पे आ गए। अगले साल ये 17% मांगेगा, प्रोजेक्ट तो 16% से रिटर्न अर्न करके दे रहा है, अब क्या करें। अगले साल ये 18% मांगेगा, प्रोजेक्ट तो 16% से अर्न करके दे रहा है। तो भैया बैंगन गरम करने के चक्कर में घर को आग थोड़ी लगा देंगे, भैया भूख मिटाने के चक्कर में घर को आग थोड़ी लगा देंगे। तो भैया जरा ध्यान दो, आप सिर्फ आज की कॉस्ट थोड़ी ले सकते हो, आपको तो फ्यूचर की सारी कॉस्ट लेनी चाहिए। अरे सर फिर तो आपने धोखा किया हमारे साथ, आपने तो हमें डेट और प्रेफरेंस में से एक साल की कॉस्ट बताई, किसने बोला बेटा? डेट की अगर कॉस्ट पहले साल 15 है तो दूसरे साल भी 15 कॉस्ट बताई, किसने बोला बेटा? डेट की अगर कॉस्ट पहले साल 15 है तो दूसरे साल भी 15, तीसरे साल भी 15, चौथे साल भी 15 ही आएगा, क्योंकि भैया वहां पे तो फिक्स्ड अमाउंट पे करना पड़ रहा है। ओह ऐसा, तो इसकी एवरेज कॉस्ट निकलेगी, समझे? तो पहले सीखो, ये वाला पार्ट है ना, ये सीखना पड़ेगा आपको, ऐसे बिना सीखे तो समझेगा नहीं। यहाँ पे मैं समय लगाऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले तो अगले साल की निकाली कॉस्ट और फिर जीपी इनकॉर्पोरेट कर दिया। जीपी की मदद से मेरे को फार्मूला मिलता है, ये फार्मूला जीपी की मदद से आ जाता है और ये ट्राइड एंड टेस्टेड प्रूव फार्मूला है। ये फार्मूला मैं आप लोगों को गॉर्डन मॉडल के थ्रू सिखा दूंगा। गॉर्डन मॉडल है, गॉर्डन मॉडल हम चैप्टर में टाइम में पढ़ेंगे, वहां पे करवा दूंगा इसको, थोड़ा सा रिमॉडिफाई करके अपना आंसर आ जाए। तो पहले तो हम पहले नोमेनक्लेचर सीखेंगे। सर D1 क्या होता है? D1 मतलब होता है लिखना मत, मैं सब लिखवा दूंगा। एक्सपेक्टेड डिविडेंड, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड। सर ये कैसे निकलता है? थ्योरेटिकली अगर हम D0 को एक ग्रोथ रेट से ग्रो करें तो D1 बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरा क्वेश्चन अगर मुझे कहता है कि भैया आपका D0 है 10 और ग्रोथ रेट है 12%, तो मैं लिखूंगा 0.12, मेरा डिविडेंड कितना हो जाएगा बेटा? 11.2%, सॉरी 11.2 रुपीस। 10 रुपए को 12% ग्रो करो, 10 + 12% 11.2। अगर मुझे बोला जाता है सर आपका डिविडेंड है 7 रुपए, ग्रोथ रेट है 5%, 7 + 5%, इट विल बी 7.3। डिड यू गेट माय पॉइंट? डिड यू गेट माय पॉइंट और नॉट? पॉइंट समझ में आ गया सबको? तो D0 लिखा। अच्छा जी, तो इस चैप्टर में सिखाने को बहुत कुछ है, सब लिखो। पहले हमने एक न्यूमेरिकल टाइप से सॉल्व करते हैं। लेट्स से बेटा क्वेश्चन कह रहा है D0 = 7 रुपीस, P0 = 102 रुपीस, ग्रोथ रेट = 12%, फाइंड की। करो ना, आपको जैसे करना है करो, आपको कैलकुलेटर में डायरेक्ट ऐड करना है करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लिखने का तरीका पेपर पे वैसा होता है। तो हम बोलेंगे बेटा पहले तो हमको D1 चाहिए। D1 कैसे निकलेगा? D0 को ग्रो करेंगे 12% से और वो बन जाएगा बेटा 7 + 12%, दैट इज 7.84 डिवाइडेड बाय 102 into 100 प्लस 12% फॉरएवर ग्रोथ। आंसर इज 19.68%। ये 12 को भूल मत जाना बेटा। बेटा ये तो अगले साल की कॉस्ट है, ये तो अगले साल की कॉस्ट है, फिर उसके बाद की कॉस्ट, फिर उसके बाद की कॉस्ट, फिर उसके बाद की कॉस्ट, हर साल इस तरीके से कॉस्ट बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो एक एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज किया हमने, ये जीपी की मदद से डिराइव्ड फॉर्मूला, ऐसे भूल मत जाओ इसमें। किया ना बच्चा, ये क्या हमने? हां, इस अमाउंट के ऊपर 12% का ऐड करना है, ये ऑलरेडी परसेंटेज में आई थी बेटा, ये ऑलरेडी परसेंटेज में आया है, उसके अंदर 12 ऐड करना है। ऐसा नहीं करना, मैं समझा आप क्या बोल रहे हैं। 7.84 डिवाइडेड बाय 102 into 100, आप बोल रहे हैं सर 7.68 आया, इसमें प्लस 12% करना ना। बेटा ये ऑलरेडी परसेंटेज में आंसर है, 7.84 डिवाइडेड बाय 102 into 100। बेटा ये वाला है 7.68% प्लस 12% = 19.68%। समझे? आपको टाइम लगेगा बेटा इसके अंदर, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करवा रहा हूं मैं आपको, आराम से बेटा, आराम से। बहुत सारे एग्जांपल छोटे-मोटे तोड़-मरोड़ के 30 क्वेश्चन हमारे पास आराम से हो जाएगा, मैं पहले से कांसेप्ट समझाया है। टैक्स का असर, हां जी बेटा, बिल्कुल सही बोला। इसमें घातक लेवल के भी क्वेश्चन तक लेकर जाऊंगा बेटा। मैं आपको ये भी बता दूंगा इस बार एग्जाम में कौन से 3 टाइप के क्वेश्चन है जिसमें से एक क्वेश्चन आएगा, तो आप फिक्र मत करो, मैं आपको उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। इस बार भी मैंने जो भविष्यवाणी करी थी, लास्ट डे मैंने जो क्वेश्चन करवाया था वो क्वेश्चन आया एग्जाम में, मालूम है मैं कौन से क्वेश्चन आते हैं? वहां पेपर फोड़ा, अभी आपको दिखा भी तो समझ में नहीं आएगा, जब सॉल्व करेंगे तब बताऊंगा। तो बेटा ये वाला फार्मूला समझ में आया क्या? ये वाला फार्मूला कब यूज करते हैं सर? जब ग्रोथ हो। गॉट माय पॉइंट? ओके सर, ये ग्रोथ आपने 12% कैसे निकाली? ये हिस्टोरिकल डेटा से निकलती है, हिस्टोरिकल डेटा से निकलती है, पास्ट ईयर के डेटा से निकलती है। सर क्या हमें भी सौभाग्य मिलेगा हिस्टोरिकल डेटा से ग्रोथ निकालने का? मैं सिखाऊंगा। अच्छा टीचर पेपर लिखा था, मुझे नहीं पता। तो बेटा क्या ये फार्मूला समझ में आया? बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों फार्मूला सेम ही है। इस फार्मूला को देखो, अगर आप यहां पर भी D1/P0 into 100 + G लिखोगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। बेटा ये फार्मूला यूनिवर्सल फार्मूला है। अगर ग्रोथ है ही नहीं, नो ग्रोथ मॉडल है, तो ये गायब हो जाएगा। और अगर ग्रोथ है ही नहीं तो D1 और D0 में कोई फर्क नहीं, आप D1 लिखो या D0 लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं। तो भैया अपने आप फार्मूला D0/P0 बन जाएगा। तो दिस इज यूनिवर्सल फार्मूला। अभी लिखो मत, मैं आपको ना टाइम दे दूंगा लिखने का, ठीक है। तीसरा, व्हेन देयर इज ग्रोथ एंड फ्लोटेशन, कॉस्ट इज गिवन इन रुपीस। सेम फार्मूला लिखो बेटा, KE = D1/P0 into 100 + G, ठीक है। भैया आपको बोला क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट है। फ्लोटेशन कॉस्ट से क्या होता है सर? फ्लोटेशन कॉस्ट से तो नेट प्रोसीड कम हो जाता है। तो लो भैया नेट प्रोसीड को कम कर दो, कर दिया मैंने फ्लोटेशन कॉस्ट कम कर दिया। यही तो करते थे हम, प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट को लेस करके नेट प्रोसीड बना दिया, P0 - F करके। व्हेन
देयर इज ग्रोथ एंड फ्लोटेशन कॉस्ट इज गिवन इन परसेंटेज। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट परसेंटेज में दे रखा है तो क्या करेंगे, जरा ध्यान देना बेटा। आपको बोल रखा है कि भैया आपका शेयर P0 721 रुपीज में ट्रेड हो रहा है और फ्लोटेशन कॉस्ट है 21 रुपीज, तो बेटा आप डिनोमिनेटर में नेट प्रोसीड कितना लेंगे, 721 माइनस 21 इज इक्वल टू 700। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा बोल रखा है कि भैया आप लोगों का प्राइस है 721 और फ्लोटेशन है बेटा 10%, तो ध्यान देना इक्विटी के केस में उन्होंने गलती नहीं करी। इक्विटी के केस में ब्रोकरेज जो कैलकुलेट किया है वो चलते मार्केट प्राइस पे किया है, वो करंट मार्केट प्राइस पे किया है। तो क्या करोगे बेटा, 721 माइनस 10% दैट इज 648.9 ले लोगे। इसको लिखने का तरीका देखो कैसा है, ऐसे सर कैसे लिखा एक बार बताइए बेटा। हमने ऐसे लिखा है 721 1 माइनस 10% है 0.1 टैक्स के जैसे, बिल्कुल हम टैक्स के जैसे लिखते हैं। तो ये चार फॉर्मूले हैं बेटा, इंस्पायर्ड बाय वन फॉर्मूला ओनली। आप कैलकुलेटर में कुछ भी करो, दिखाने के लिए क्या करो, कैलकुलेटर में जो करना है करो, हर जगह जी होगा। सर सेकंड में अच्छा ओमिट किया होगा मुझसे, मैंने जी लिखा था। सर अवर टीचिंग स्टाइल सो अमेजिंग बिकॉज़ वेरी टफ कांसेप्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डन, समझो मैं समय दे रहा हूं आप लोगों को, मैं इतना टाइम कभी नहीं लगाता, लेकिन मैं चाहता हूं बच्चे इसको समझे, एक बार कैलकुलेट करके दिमाग में। सर आपने देखा नहीं इसने अवर क्लास, सर अवर टीचिंग स्टाइल सो अमेजिंग, अवर मतलब अपन सबकी बात ठीक है ना। हां ना बाबा, छोटा प्रिया हाउली, ध्यान दे, समझ में आया कि बेटा ये डिविडेंड प्राइस अप्रोच होता है। डिविडेंड प्राइस अप्रोच है, बहुत कुछ चीजें सिखानी होती है आपको, ध्यान देना। यहाँ तक सबको समझ में, मैं आपको लिखने के लिए सफिशिएंट टाइम दूंगा, ठीक है। ये लिख लीजिए आप, राइट दिस डाउन, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवा दूं इसके अंदर ही। अब देखो ये इसके नीचे लिखना, बिल्कुल आगे में देख लूंगा। फोर्थ वाला बताऊं बेटा, मेरे को क्या बोल रखा है कि साहब आदित्य सर आपका जो शेयर है ना, रिलायंस का शेयर 2200 रुपए में ट्रेड हो रहा है मार्केट में, लेकिन 10% ब्रोकरेज लगेगा। तो मैं बोलूंगा अच्छा 2200 में इशू हो रहा है, माइनस 10% तो ब्रोकरेज खा लेगा, तो मेरे पास 1980 रुपीस आएगा। बस वही बोल रहा हूँ, वही है नेट प्रोसीड। लिखने का तरीका क्या है, 2200 1 माइनस 10%, देखो यार वही 1980। तो बोलेगा सर आपने डिवेंचर के केस में तो बोला था परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू लेते हैं, मैंने आपको ये भी बोला था वो गलत है, इंस्टीट्यूट अपनी गलती सुधार रही है, उन्होंने मात्र उस मेथड में वो गलती करी, बाकी कहीं नहीं करी। मतलब प्रेफरेंस के केस में भी करिए, इक्विटी के केस में नहीं करिए। आप ऐसा याद रखो, सिर्फ और सिर्फ एप्रोक्सीमेशन मेथड में गलती करिए। ये समझ में आ गया आपको? एफ तो आपको पता है बेटा, जी भी आपको पता था। इसके नीचे लिख लीजिए, ध्यान देना। Sales less variable cost gives contribution, less fixed cost gives EBIT, less interest gives EBT, less tax gives EAT, less BD gives net income divided by number of shares gives EPS। पता है आपको? पहले यहाँ पे ध्यान दो, पहले यहाँ ध्यान दो बेटा। ये मैंने आपको EPS सिखा दिया था। अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है? अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है सर, हमने सेल्स किया, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दिया, कंट्रीब्यूशन बचा, उसमें से फिक्स कॉस्ट दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, टैक्स दे दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, सब कुछ दे दिया, और कंपनी के पास अब इतनी नेट अर्निंग बची, सबका सब कुछ सब लौटा दिया। ये अर्निंग बची है। ये अर्निंग किसको बिलोंग करती है सर? ये अर्निंग बिलोंग करती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ये तो टोटल अर्निंग है। पर शेयर के ऊपर कितना अर्न किया, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं नंबर ऑफ शेयर से, तो मुझे मिल जाता है अर्निंग पर शेयर। तो लेट्स से बेटा मेरा अर्निंग पर शेयर 10 रुपीस आ रहा है, अर्निंग पर शेयर 10 रुपीस आ रहा है। अब कंपनी पूरा का पूरा 10 रुपया डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है। आपने देखा होगा कि बोर्ड डिविडेंड डिक्लेयर करता है, फिर शेयर होल्डर उसे अप्रूव करते हैं, या तो कम कर सकते हैं पर बढ़ा नहीं सकते। इससे एक चीज इनडायरेक्टली क्लियर हो रही है कि आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है। जितना अमाउंट आपका पास अर्निंग पर शेयर आया पूरा का पूरा नहीं देना पड़ता है, इसमें से कुछ हिस्सा देना पड़ता है। समझ रहे हो अपनी बात? डिविडेंड डिक्लेयर करता है बोर्ड, उसका मतलब क्या, इसमें से एक हिस्सा देना पड़ता है। अगर रूल ऐसा होता है कि सारा का सारा लौटा देना है, सारा का सारा दे देना है, तो फिर भैया बोर्ड को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको बस अनाउंस करना पड़ता है कि आप डिविडेंड आगे ले। तो भैया बोर्ड इसमें से एक अमाउंट डिविडेंड डिक्लेयर करती है। लेट्स से बोर्ड बोलती है कि भैया हम 3 रुपए पर शेयर डिविडेंड देंगे, तो भैया बचा हुआ 7 रुपए कहां गया? बचा हुआ 7 रुपए पर शेयर कहां गया? ये कंपनी ने रिटेन करके रखी है। इसे कंपनी ने कह दिया कि भैया रिटेन कर लेते हैं। हमने पूछा क्यों रिटेन कर रहे हो, तो बोलते हैं हमें फ्यूचर ग्रोथ के लिए चाहिए रहेगा। मैंने बोला ठीक है, तुम्हें फ्यूचर ग्रोथ के लिए चाहिए रहेगा, फाइन, यू कीप इट विद यू, बट ये है तो हमारा पैसा। बोलते हां ये पैसा तुम्हारा ही है। क्या बोला? ये पैसा तो तुम्हारा ही है, पर तुमको देंगे नहीं बेटा। ये बिल्कुल ऐसी बात हो गई जब बचपन में तुमको रिश्तेदार पैसे देकर जाते थे 50 रुपए, मम्मी को पैसे रख लेती थी, बोलती बेटा ये पैसे हैं तो तेरे ही, पर तुमको मिलेंगे नहीं। ठीक है, हम ग्रो करते जाएंगे। हाँ जी बेटा, ओके। तो इसका मतलब ये है कि सर मैंने 10 रुपए अर्न किए, उसमें से 3 रुपीस डिविडेंड आ गया, तो 7 रुपए रिटेन कर लिया। ये 10 के 10 रुपए मेरे थे,
उसमें से 3 रुपए दिए गए और 7 रुपए रिटेन किए गए, क्या ये भी मेरे? अब आप सोच के बताओ बेटा, मेरे लिए एक्चुअली अर्निंग कितनी हुई? जो 3 रुपए मिले वो मेरी अर्निंग है या पूरे के पूरे 10 रुपए मेरी अर्निंग है? सोच के बताओ बेटा, 10 रुपए मेरी अर्निंग है। बेटा आप अकाउंट्स के स्टूडेंट से, आपको समझ में आना चाहिए, कोई चीज रिसीव नहीं हुई, अप्रूव हो गई, फिर भी वो तुम्हारी है। अप्रूव्ड बट नॉट रिसीव्ड वाली बात है। ये पैसा तुमको बाद में बढ़ के मिल जाएगा, है तो तुम्हारा ही। समझ रहे हो? तो भैया कुछ लोग आए और कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया। वो बोलते हैं ये डिविडेंड प्राइस अप्रोच का क्या ढोंग लगा रखा है? डिविडेंड प्राइस अप्रोच का क्या ढोंग लगा रखा है? भैया शेयर होल्डर को तो पूरी की पूरी अर्निंग बिलोंग करती है, मात्र डिविडेंड देके थोड़ी चलेगा। उनका जो तुमने पैसा रिटेन किया वो भी पे नहीं कर रहा, वो बात चल जाएगी, पर कॉस्ट तो है ना भाई। ठीक है, उन्होंने एक्चुअली अर्न तो उतना किया ना। तो बोले जहां जहां डिविडेंड दिख रहा है वहां वहां ईपीएस ले लो, लिखना मत अभी। तो ये अप्रोच कहलाता है अर्निंग प्राइस अप्रोच। ये बोलता है जो डिविडेंड तो अमाउंट तुमने पे किया, बट व्हाट अबाउट द अमाउंट व्हिच इज अप्रूव्ड एंड नॉट पेड, दैट आल्सो बिलोंग टू शेयर होल्डर, तो उसको भी कंसीडर करो कॉस्ट में। तो ये है अर्निंग प्राइस अप्रोच। अब ईपीएस 0 की जगह ई0 लिख देता हूं, सिर्फ ईपीएस 1 की जगह ई1 लिख देता हूं। सर मैं रेगुलर बेसिस पर रिकॉर्डेड लेक्चर देता हूं। आफ्टर योर रेगुलर क्लासेस टू नेटवर्क में सर मैं ट्राई कि मैं लाइव ज्वाइन कर सकूं। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। सर हम यहां पे P0 क्यों लिखते हैं? वो तो हमें, हाँ ठीक है, आप बोलो P0 की जगह P1 लिखो, ठीक है, कोई इशू की बात नहीं। P0 डिनोट्स आज बैठ के कैलकुलेशन कर रहे हैं। P0 डिनोट्स आज का दाम लेके आगे की कैलकुलेशन कर रहे हो। अब लिखिए, आर्य का नाम है रंजन। करिए बेटा, सॉल्व करिए, लिखिए। क्या हुआ था मैं तुमको बताता हूँ। नहीं, मेरी बुक जाती है मास्टर स्ट्रोक 700 में, ठीक है, 700 में जाती है। आपको बताओ बहुत अच्छे, आई मेड अ बल्क डील, और बल्क डील में उन्होंने बोला कि वी विल गिव, कौन किसने बल्क डील करी वो छोड़ो, दे टोल्ड मी कि हम आपको बल्क ऑर्डर देंगे, इकट्ठा दे देंगे, आप छोटा-छोटा डिस्पैच करके इकट्ठा दे दो, ऑल गुड ऑल सेट। तो मैंने बोला क्या प्राइस कोट करें, थोड़ा कम कर देते हैं। मैंने सोचा 50-60 रुपए कम कर देते हैं, अपने एफर्ट्स कम होते हैं। तो 700 की बुक को बोलते हैं हमें 135 रुपीस में दे दो। हाँ, त्रिशूल आपके 135, 700 की बुक 135 में दे दो। तो कई बार ना ऐसा नंबर कोट हो जाता है ना कि भैया अब मजा ही नहीं आ रहा डिस्कशन का, ठीक है। ये वही बात हो गई कि तुम तुम्हारी मम्मी के साथ 1000 की चीज बार्गेन करके मम्मी सच में 150 रुपए की बात करती है, 135। बेटा फिर अभी उनका कॉल आया, वो 700 की बुक दे आर नाउ रेडी टू टेक इन 640 रुपीस। P0 माइनस है। हाँ बेटा, फॉर्मूला सबसे है। मैंने बोला आप ठीक है, प्रोफेशनल नहीं बोल सकते। हाँ मेरे को इतना हंसी आ रही है, कैसे कैलकुलेट किया। ओपी सर की क्लास लो, आपको भी हैबिट हो जाएगी। अच्छा अच्छा, वैसे चलो हो गया क्या बेटा, ये अप्रोच खत्म हुआ। क्या बात कर सर, अप्रोच खत्म हुआ? बिल्कुल, ये अप्रोच खत्म हो गया। तो देखो मैंने आपको 8 फॉर्मूले सिखा दिए 10 में से, कौन सा टफ पार्ट था? एक ही फॉर्मूला है, उसको रीमॉडिफाई कर देना। क्या बात कर रहे सर, आप तो ये कमाल लिखिए। बिल्कुल मैं कमाल लिया हूं। आपने अपने मन में कितना गालियां नहीं देता। अरे एक लेवल हो जाता है कि अपने को हंसी आती है इस लेवल में। अगर वो 500 पे नेगोशिएट करता बोलता है यार क्या 500, ये वो 135 में बोला, जान लो बेटा। यस, अच्छा, आदमी लड़का नहीं, आदमी। बेटा 2 अप्रोच सिखा दिए मैंने, तीसरा यील्ड टू मेथड आदमी। लो बेटा, अपने को हंसी आती है इस लेवल में। अगर वो 500 पे नेगोशिएट करता बोलता है यार क्या 500, आदमी लड़का नहीं। यील्ड टू मैच्योरिटी अप्रोच ऑफ ए। ये अर्निंग प्राइस की बात लिखना है। 4 अप्रोच बताया ना मैंने आपको। पहले अप्रोच में 4 फॉर्मूले, दूसरे अप्रोच में 4 फॉर्मूले। ये जो तीसरा अप्रोच है इसके अंदर एक मेथड है, YTM सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, और ये एक वो कैटेगरी है जो मैंने प्रेडिक्ट किया था इस बार एग्जाम में आएगी और आई। तो ये चैप्टर नंबर 7 के बाद ही कर सकते हैं। चौथा अप्रोच CAGR, सॉरी CAPM, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। बस आप ये कर लो, इसके बाद हम Q&A स्टार्ट करेंगे। बच्चा वो लिटरेचर वगैरह कल करेंगे, ठीक है। एक लास्ट पार्ट रह जाएगा, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, 10 मिनट का पार्ट है, WCC आधे घंटे का पार्ट है। चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, फिर मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगा सारे कॉन्सेप्ट, फिर से सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे। कल के बाद आप लोगों को चैप्टर को पढ़ के सारी डेप्थ गहराई कवर करवा दूंगा। लास्ट के फिर अपन कुछ Q&A करेंगे। नहीं बेटा, छुट्टी की मांग करो ही मत, छुट्टी की मांग पाप है बेटा तुम्हारे लिए। तुम समय देखो, 1 घंटा 40 मिनट ऑलरेडी हो गया, इसको समझाने में 10 मिनट जाएंगे, 10 मिनट के क्वेश्चन हो जाएंगे। बस आज लास्ट का जो फॉर्मूला सिखाया, कल से Q&A स्टार्ट हो जाएंगे।
अरे कॉस्टिंग की क्लास आज रखनी है क्या? क्या बाकी है अपना कॉस्टिंग के अंदर? अपने लास्ट क्वेश्चन कौन सा क्या था कॉस्टिंग का? लिंक तो एक्टिवेट है, कर सकते हैं। आप बोलिए। 2 मिनट का ब्रेक ले लो। लास्ट लेक्चर ही है। मुझे ना 6:15 का टाइम देखना, मैं देखूं मेरे पास सब कुछ प्रिपेयर्ड है क्या, नोट्स वगैरह ले लेते हैं। 6:30 क्लास ले लेते हैं। हाँ ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास ले लेते हैं। 6 पॉइंट से जीती कुछ मूवमेंट, ठीक है। सीएपीएम मेथड बेटा, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये मेथड बहुत अच्छा मेथड है, वन ऑफ माय फेवरेट एंड वन ऑफ द इजीएस्ट। बेटा मैंने ना रोहन को बुलाया, मैंने बोला रोहन तू मेरा इक्विटी शेयर होल्डर है, तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही तो मेरी कंपनी चलती है, तुम ही हो बेटा जिन्होंने पैसा दे रखा है, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। मैंने ऐसा बहुत मसला लगाया, मैंने बोला बता तू कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, तू कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, तेरा जो रिटर्न है मेरे लिए वो कॉस्ट है, तेरा ठीक है। मैंने बोला कितना परसेंट रिटर्न एक्सपेक्ट करता है रोहन, कितना परसेंट रिटर्न एक्सपेक्ट करता है? ये बेटा दरवाजा है, ये मैंने खोल दिया है, ज्यादा रिटर्न मांगो तो बाहर जा सकते हो आप सीधा, ठीक है, दफा हो जाना। तो बोलता सुनो, वो बोलता सुनो सर आप एजुकेशन सेक्टर में, लेट्स से सर आप एजुकेशन कंपनी हो और आपकी कंपनी का नाम है आदित्य शर्मा लिमिटेड, आदित्य शर्मा लिमिटेड। सर मार्केट में एफडी में 7% मिलते हैं, सब मनी मन कैलकुलेशन कर रहा है। मैंने उससे पूछा, मैंने उसको बिठाया बेटा बैठ जा, मैंने बोला बैठ जा, बंदा जैसा बैठ गया बेटा उसमें। मैंने बोला भैया कितने परसेंट रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, वो कुछ कैलकुलेशन कर रहा है। बोलता है सर मार्केट के अंदर जो एफडी का रेट है ना 7%, वो। मैंने बोला वाह भाई वाह, तेरे हाथ का है, कांग्रेचुलेशन, हमारी डील पक्की 7% मांग रहा है, तेरे जैसे अच्छा इंसान कोई नहीं है। अरे वो नालायक, लोन मेरे को 7% में पड़ता है, वहां पे तो रिस्क भी कितना ज्यादा है, तू 7% मांग रहा है, तेरे को इतना ज्यादा रिस्क होने के बावजूद इतना कम रिटर्न। अरे मैं तेरे को क्या समझता, तू देव मार से वैसा, रुको जरा सब्र करो। 7% मार्केट में तो मिलता ही मिलता है, वो तो पक्का होगा ही। प्लस मैं डर गया, प्लस सुनते से डर गया मैं। प्लस एजुकेशन कंपनी में इन्वेस्ट करने का एडिशनल रिस्क कितना है? सर एजुकेशन कंपनी में जो रिटर्न चल रहा है, जो रिस्क चालू है वो 17% है। मैं मार्केट की स्टडी करके आया हूं कि सभी एजुकेशन कंपनी में 17% रिटर्न दिया जा रहा है। मैंने बोला तो तेरे कहने का मतलब क्या बनता है? वो बोलता है मेरे कहने का मतलब ये बनता है कि सर 60% तो कम से कम लूंगा ही लूंगा, और सर ये जो एजुकेशन में इन्वेस्ट करने का एडिशनल रिस्क है वो भी लूंगा ही लूंगा। मैंने बेटा पानी में चाय मंगवाई थी, मैंने वापस कर दिया, मैंने बोला पानी पिलाओ इसको, सिर्फ चाय पिलाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो बेटा एडिशनल रिटर्न 10% आ गया, 7% इसने एफडी के नाम पे मांगा, और ये जो डिफरेंस है ये भी मांग लिया। मैंने बोला ठीक है, आस्तीन का सांप निकला तूने, मेरे को ही डस लिया तूने। 17% एडटेक कंपनी देती तूने, ऐसे ना वैसे 17%। सर रुको जरा सब्र करो, रिसेंटली न्यूज आई है कि आदित्य शर्मा लिमिटेड के अंदर दूसरी फैकल्टीज ने फ्रॉड किया है, तो यही चीज के चलते हुए आपकी कंपनी का रिस्क 1.5 गुना हो चुका है। तो सर ये जो एडिशनल अतिरिक्त रिस्क ले रहा हूं मैं, इसके लिए मैं 1.5 गुना पैसे मांगूंगा। मैं सर 7 + 15 दैट इज 22% रिटर्न मांगूंगा। बेटा तुमने जरा ध्यान से भी देखा होगा, ये चेयर के ऊपर ना ऐसा एक क्या मटका टाइप लगा था, इलेक्ट्रिक शॉक देने, फिर मेरे को इसको शॉक देने का मन किया, ब्लेड लगी थी बेटा, शॉक देने का मन किया। देखो बेटा इस लालची भेड़िया आस्तीन के सांप ने, इस सपोले ने वैसे कितना रिटर्न मांगा? बोलता है कि सर जितना एफडी पर रिस्क फ्री रेट मिलता है वो तो दो, फिर एजुकेशन कंपनी में आपके सेक्टर में आने पर 17% मिलता है, 7 तो आप दे रहे हो, एडिशनल 10 दो, और स्पेसिफिकली आपकी कंपनी में कितना रिस्क है वो भी दो मेरे को। मैंने बोला वाह, तो ये 22% रिटर्न मांगेगा। ध्यान से सुनिए, तो बेसिकली मुझसे क्या मांग रहा है बेटा? ये मुझे बोल रहा है कि सर आप जो रिस्क फ्री रेट है एफडी का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का वो तो दो, प्लस आरएम मार्केट के अंदर जो रिटर्न मिल रहा है वो दो, माइनस आरएफ इनटू बीटा। नहीं 7 से मल्टीप्लाई होगा ना, ब्रैकेट लगाया था ना, देख जरा, देख मैंने कैसे किया। तो ये जो रिस्क फ्री रेट है इस पे तो कोई रिस्क नहीं, ये जो एडिशनल रिस्क लिया जा रहा है उसके ऊपर बीटा, तो इसे बोलते हैं सीएपीएम मॉडल। ये बोलता है कि भैया रिस्क फ्री रेट, आरएफ मतलब मार्केट रिस्क, आरएफ मतलब वही फिर से रिस्क फ्री रेट, और बीटा इज इक्वल टू रिस्क इंडेक्स। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, जितना ज्यादा बीटा उतना ज्यादा रिस्क। बेटा आरएफ मतलब एजुकेशन कंपनी, आरएफ मतलब एफडी। बेटा आरएम माइनस आरएफ क्या है? आरएम माइनस आरएफ को कलेक्टिवली बोला जाता है रिस्क प्रीमियम। कई बार आपको आरएम की वैल्यू देते हैं, कई बार आपको आरएफ की भी वैल्यू देते हैं, कई बार आपको सीधा बोलते हैं आरएम माइनस आरएफ दैट इज रिस्क प्रीमियम। ध्यान से सुनिएगा, ये वर्ड में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि ये चिल्लर क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको सिर्फ वैल्यू पुट करने का आंसर निकालना है, जान के कंफ्यूज करते हैं। मार्केट रिस्क बोला आरएफ, आरएफ बोला रिस्क रेट, मार्केट रिस्क प्रीमियम, प्रीमियम मतलब एडिशनल, एडिशनल मतलब ओवर एंड अबव। तो ये देखो ना, ये जो एडिशनल अतिरिक्त रिस्क है, एफडी में 7% का रिस्क है, सर एजुकेशन में 17 है, तो ये जो अतिरिक्त है इस अतिरिक्त को बोला जाता है बेटा प्रीमियम। बीटा का मतलब होता है रिस्क, और बीटा मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था, बीटा का कैलकुलेशन सीए फाइनल में भी नहीं सिखाया जाएगा। जितना ज्यादा बीटा उतना ज्यादा रिस्क। कंपनी के अंदर कितना रिस्क है भैया, इसको मेजर करने के लिए हम एक इंडेक्स नंबर यूज करते हैं दैट इज 1.525, तो 5 इज सो मच बीटा, 1.5 इज लिटिल मोर बीटा, 1 इज इंडस्ट्री के हिसाब से बीटा, 0.7 इज लो रिस्क। ये हमें नहीं है सिलेबस में, दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, बट जस्ट दैट हां, अब लिख लें रिस्क फ्री पे बीटा मल्टीप्लाई क्यों नहीं होता, उस पर भी रिस्क है ना? नहीं, ये मॉडल ही ऐसा है। ये बोलते देखो भैया कि तू देख ना, मैंने कितने तरीके से स्टोरी बताई, मैंने बताया कि ये कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, ये बोल रहा है कि भैया रिस्क फ्री तो मिल जाए, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जो मैं अतिरिक्त रिस्क ले रहा हूं आपके सेक्टर में आने के कारण, एडिशनल रिस्क पे ही तो मिलना चाहिए ना बेटा बीटा, इस पर भी क्यों दे? अगर इस पर भी दे रहा है तो भैया पहली फुर्सत में चले जा और जा तू वहां पे एफडी करवा ले, वहां क्यों पैसा लगा रहा है? जो तू यहां पे डालने पर एडिशनल रिस्क ले रहा है उसके लिए दूंगा ना रिटर्न। रिस्क फ्री पे जब कोई रिस्क ही नहीं है तो बीटा से क्यों मल्टीप्लाई करूं? हाँ ये रोहन तो बनाना ही है बेटा, थोड़ी देर बाद इसका शरीर पता नहीं क्यों नीला पड़ने लग गया बेटा, पानी पीने के बाद इसका शरीर थोड़ा नीला पड़ने लग गया, फिर हरा, फिर रोहन उसके बाद से दिखाई नहीं कभी।
रिटर्न नाम दिया गया, कैपिटल एसेट प्राइसिंग नाम दिया। उसके घर वाले आपके घर पे आए होंगे, देखो एक बार। नहीं, ये कहानी को हो गया बेटा टाइम, 3-4 महीने पहले की बात है। अभी भी आज भी मुझे ऐसा लगता है रोहन मेरे साथ चैट कर रहा है, आज भी लगता है रोहन स्टूडेंट बैठ के कमेंट सेक्शन में बातें करता है, ना जाने कब आओगे। तुम्हें भी लगता है? ये एहसास है बेटा, ये एहसास कुछ खास है। चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। हो गया क्या? हो गया बोलो, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। सर आप आगे बढ़ो, हम आगे साथ हैं। सर ये ड्राइंग बनानी है, क्वेश्चन मैंने बोला वो ड्राइंग के बिना क्रक्स उड़ जाएगा। बना दो बना दो। अभी जॉन सीना बन गया। चलिए हो गया क्या रे बच्चों? देखो तुम कितना भी स्लो करो, मैं तुम्हें 8 मिनट में छोड़ूंगा, तुम कितना भी फास्ट करो 8 मिनट में छोड़ूंगा, चॉइस इज योर्स। चलो मैं पहले सीएपीएम का क्वेश्चन करवा देता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जांपल ले लो। आरएफ इज इक्वल्स टू 10%। क्वेश्चन में बीटा हमेशा दिया रहेगा 2, आरएफ इज इक्वल्स टू 14%, केई इज इक्वल्स टू, दूसरा रिस्क फ्री रेट इज इक्वल्स टू 7%, मार्केट रिस्क इज इक्वल्स टू 10%, बीटा इज इक्वल्स टू 1.5। एग्जांपल 3, risk free rate is equals to 4%, market risk premium is equals to 6%, beta is equals to 4। पहले वाले केस में फॉर्मूला क्या यूज करेंगे बेटा? आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इनटू बीटा। तो आरएफ कितना है 10% प्लस 14% माइनस 10% इनटू 2 इज इक्वल्स टू 10% प्लस 8% इक्वल्स टू 18%। दूसरे वाले का देखिए नेक्स्ट। 28 किसका आया बेटा? दूसरे वाले का, ठीक है। तो आरएफ कितना है बेटा? 7% प्लस मार्केट रिस्क बोला है, यानी आरएम into 1.5 is equals to 5 into 1.5 7.5 14.5। वेरी गुड। तीसरा बेटा फॉर्मूला है आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इनटू बीटा। बेटा इस बार ध्यान देना, इस बार मार्केट रिस्क प्रीमियम 6% बोला है, यानी कि इसकी टोटलिटी में वैल्यू 6% बोल रखी है, समझा? तो प्रीमियम आ गया मतलब इसका डिफरेंस, और सिर्फ मार्केट रिस्क बोला तो ये ओके ओके बेटा ओके ओके। तो ये तो सीएपीएम बहुत आसान था सर, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल तो बहुत आसान था, आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इनटू बीटा, ठीक है जी। और दूसरा मेथड कौन सा किया हमने अभी? वाईटीएम। वाईटीएम तो बाद में देखेंगे। डिविडेंड प्राइस अप्रोच, डिविडेंड प्राइस अप्रोच में सर अगर ग्रोथ नहीं है तो D0 अपॉन P0 इनटू 100 प्लस G, और अगर ग्रोथ है तो सर D1 अपॉन P0 इनटू 100 प्लस G। सर अगर ग्रोथ भी और फ्लोटेशन कॉस्ट भी है तो ग्रोथ है तो D1 अपॉन P0 माइनस F इनटू 100 प्लस G, और सर अगर फ्लोटेशन कॉस्ट परसेंटेज में दे रखा है तो 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट का परसेंटेज इनटू 100 प्लस G। अच्छा सर ऐसा हो सकता है क्या? ग्रोथ नहीं है फ्लोटेशन है, क्यों नहीं हो सकता? ग्रोथ नहीं है तो D0 अपॉन P0 इनटू 100, फ्लोटेशन दिया है तो माइनस कर दो। ये देखो फ्लोटेशन है तो वो माइनस में होगा, ग्रोथ है तो D1 होगा, यही तो चेंजेस है। समझो फर्क क्या पड़ता है आपको कितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दे। अच्छा साहब अगर मान लो ये डिविडेंड प्राइस अप्रोच ना होते हुए अर्निंग प्राइस अप्रोच होता तो सर क्या इसके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन बना है? एक्चुअली आज तक नहीं बना है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड प्राइस अप्रोच के ऊपर ही क्वेश्चन बनाए हैं। ज़्यादा अभी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। It won't even take 1 minute, 1 मिनट के भी अंदर क्वेश्चन हो जाएगा। पढ़िए। दिन दहाड़े दुल्हनिया ले जाएंगे लिमिटेड हैज इशूड 5 लाख रुपीस 1 ऑर्डिनरी शेयर। बेटा क्वेश्चन देखिए, दिन दहाड़े दुल्हनिया ले जाएंगे लिमिटेड हैज इशूड 5 लाख रुपीस 1 ऑर्डिनरी शेयर। इसका मतलब क्या है? 5 लाख शेयर इशू करे हैं एक रुपए वाले। तो भैया चिंदी कंपनी प्राइस 1 है, उस एक्स डिविडेंड प्राइस इज 1.5। ओके प्राइस 1.5 है, खुद बोल दिया मैंने। एक्स डिविडेंड प्राइस मतलब डिविडेंड को छोड़ के, कम डिविडेंड का मतलब डिविडेंड जोड़ के प्राइस, एक्स डिविडेंड प्राइस मतलब डिविडेंड को छोड़ के सिर्फ प्राइस, पूरी प्राइस इज 1.5। द कंपनी हैज जस्ट पेड द डिविडेंड। बेटा द कंपनी हैज पेड द डिविडेंड, बेटा कंपनी पे कर चुकी है, बेटा पे अप हो चुका है, तो पे को क्या बोलेंगे? इट इज D0। यस वेरी गुड। अगर ऐसा बोलता एक्सपेक्टेड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, नेक्स्ट डिविडेंड, आने वाले डिविडेंड की बात होती तो बात कुछ और होती भैया। एंड द डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू एट सेम लेवल फॉर सम टाइम। बेटा डिविडेंड इतना ही रहेगा, मतलब क्या हम ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी में ग्रोथ है ही नहीं। इफ द कंपनी हैज नो डेट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, आपको केई निकालना है, एक लाइन मिसिंग, आपको केई निकालना है। केई का फार्मूला चिंदी फार्मूला बेटा D0 अपॉन P0 इनटू 100, ये 3%। वाज इट सिंपल? पता है जब कोई स्पीच देता है उसकी स्पीच से थक जाते हैं, पक जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं? तालियां बजाते हैं। सेम तुम्हारा चालू है, थैंक्स फॉर द वंडरफुल सेशन, लेट द सेशन एंड बेटा। हां हो गया है, टाइम तो हो गया है। ठीक है मैं सॉल्व नहीं कर रहा, सिर्फ रफली कैलकुलेटर हो। द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटीज 30, रैंडमली देखो, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटीज 30, P0 30, द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू पे 3 डिविडेंड। बेटा एक्सपेक्ट्स मतलब क्या हो गया? D1, ग्रोथ इज 7%,
बता सकते क्या आंसर आएगा सर? बहुत सिंपल है, D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस 7%, दैट इज 10% प्लस 7% इज इक्वल टू 17%। 10.7 बोलने वाला बच्चा फिर गलत है, आप 10 प्लस 7% मत करो, 10% प्लस 7%। बात समझ में आई आपको? मैं बार बार इसलिए करवा रहा हूं, मुझे पता है बच्चा ये गलती करता है। 10% प्लस 7% इज डिफरेंट। करंट मार्केट प्राइस इज 60, रैंडमली पढ़ रहे हैं। द प्रिवेलिंग रिस्क फ्री रेट इज 10, द प्रिवेलिंग रिस्क फ्री रेट ऑन 10 ईयर जीओआई सिक्योरिटीज 5.5। व्हाट इज दिस बेटा? बेटा रुक जा बेटा, प्रिया रुक जा, मुझे पता है कब रुकना है कब नहीं। तो ये आरएफ है बेटा, आरएफ इज इक्वल टू 5.5। मार्केट रिस्क प्रीमियम, बेटा प्रीमियम मतलब आरएम माइनस आरएफ, आरएम माइनस आरएफ 8% है और बीटा 1.875 है, तो आंसर कितना आएगा? 5.5% प्लस 8% इनटू 1.1875। बेटा आपका आंसर आ जाएगा। समझे कैसे कैसे कर रहे हैं हम? The equity share are sold at 20, P0 is equals to 20. The expected dividend for next year is 2. The growth rate is 5%. तो बेटा 2 divided by 20 into 100, that is 10% plus 5% is equals to 15%. ठीक है? Not 10.5, it is 15%. तो देख रहे हो कितनी आसानी से एक ही क्वेश्चन में KD, KP, KE सब निकालने के लिए बोलते हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगता है। 2 दिन लगाए मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले सिखा देने में, अभी तक एप्लीकेशन होगा, कल से सब हो जाएंगे। तो equity share has flotation cost 4, so F is equals to 4, market price P0 is equals to 24, next year dividend is 1, D1 is equals to 1, G is equals to 5। फॉर्मूला क्या होगा? 1 divided by 24 minus 4 into 100 plus 5%, that is 5% plus 5% 10%। तो बेटा आपको समझ में आ गया, it is not at all tough। मैं आपको बोला 10 फॉर्मूले हैं, उसमें से 9 भी पढ़े, but they are not at all tough। आपको KD सिखा दिया, KP सिखा दिया, KE सिखा दिया, कल बस KR बताना है, WSCC बताना है, सीधा Q&A सॉल्व करेंगे। सर ये सॉल्यूशन करने अभी कुछ नहीं लिखना है, जब रिस्पेक्टिव अपन क्वेश्चन करेंगे तब करवा दूंगा, मैं आपको बस बता रहा था। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे। व्हाट आप जा सकते बच्चे, व्हाट डू यू सजेस्ट? अभी 6:30 बजे लेक्चर ले या कर ले? आज मेरा मन नहीं है, आज तो मेरा मन नहीं है, नहीं आज सर मन के विपरीत काम मत करो, नोट्स तैयार नहीं है, रैंडम क्वेश्चंस है ना, क्लोजिंग स्पीच और रिमार्क्स पे तैयार नहीं। कल सुबह का कोई भी टाइम बोलता है रेडी टू टेक, कल आप मेरे को 4 बजे से पहले कोई भी बोलता है रेडी टू टेक, 2 घंटे लूंगा मैं। आप मुझे सुबह 8 बजे बोल दो तो भी मैं ले लूंगा। हाँ मैं ले लूंगा, मैं जल्दी सो जाऊंगा शायद। थैंक यू अमन। हाँ आपका G2 चालू है ना, ओके 6 बजे ही लेते हैं, चलो 6 बजे लेते हैं। हाँ डाउट सेक्शन क्या बात है, फुटबॉल खेलता है तू? इसको भी लिखता हूँ भाई भाई। DAV निहाल, निहाल लिखता है तू भाई? फुटबॉल प्लेयर, फोटो कर दो ना। कौन सा कलर दिख रहा है सही? कौन सा कलर दिख रहा है सही? ब्लैक, ब्लैक नहीं आ रहा, स्लाइड ब्लैक कलर की ना, येलो, रेड, सब अलग अलग कलर तुमको सही दिख रहा है।